हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 21 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है आफ्टर लूजिंग 21 ट्रिलियन रुपीज इट्स टाइम टू रीलुक द पीएसयू पॉलिसी। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार आकार में पीएसयूज 22.5% की हिस्सेदारी रखते थे, जो वर्तमान में घटकर मात्र 9% रह गई है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट और अंत में गवर्नमेंट बजटिंग इत्यादि के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सरकार आखिरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए रणनीतिक क्षेत्रों, जहां ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 4 पीएसयूज होंगे, पर अपनी वह नीति कब प्रकट करेगी, जिसका उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई माह में किया था। लेकिन विगत सोमवार को उन्होंने अपने वक्तव्य में यह संकेत दिया है कि यह नवीन नीति उस समाजवादी पैकेज से दूर जाते हुए एक दिशात्मक बदलाव लेकर के आएगी, जिसमें से कुछ उपक्रम बोझ बनते जा रहे हैं। अब देखिए, यहां समझने वाली बात है, मई महीने के समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह प्रपोजल दिया था कि स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक, मतलब रणनीतिक क्षेत्र और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन किया जाएगा आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का। यहां पे हमें समझने वाली बात यह है कि अभी तक उस पे जो नीति है वो क्लियरली अभी तक आ नहीं पाई है, लेकिन हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये नीति जब आएगी तो जो समाजवादी बैगेज हम लोग देख रहे हैं, कई सारे ऐसे पीएसयूज जो लगातार नुकसान में जा रहे हैं, नुकसान में होने के बावजूद उनको सरकार जो है वो किसी ना किसी तरीके से चालू रखने का प्रयास कर रही है। इस प्रयास में हम लोग देखेंगे कि एक बदलाव जो है वो हमें दिखाई देगा और अब ये खुले तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो उपक्रम है ये एक तरीके से सरकार के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने किसी उपक्रम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उदाहरण के लिए एयर इंडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल को ले सकते हैं। देखिए, एयर इंडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल, एयर इंडिया की यदि मैं बात करूं तो सन 2016 से सन 2020 के बीच जो पूरा घाटा जो हुआ है एयर इंडिया का, वो लगभग 27,255 करोड़ रुपए है और साथ ही साथ बीएसएनएल एमटीएनएल का जो नुकसान है वो लगभग 62,725 करोड़ रुपए का है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि इन उपक्रमों को बंद किया जाएगा या इनका निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन संभव है कि वित्त मंत्री का इशारा इसी तरीके के उपक्रमों के घाटे की ओर हो जो दिनोदिन बोझ बनते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए, ये बात समझने वाली है कि एयर इंडिया हो गया या अगर हम लोग बात करें बीएसएनएल एमटीएनएल की, तो इन्हीं जैसे कुछ उपक्रमों के ऊपर ही वित्त मंत्री ने अपना जो है वो निशाना साधा है। संकेत जो है ऐसी ही कंपनीज की ओर किया गया है। संभव है कि नवीन नीति के अंदर उड्डयन को गैर रणनीतिक माना जाएगा, जिस स्थिति में एयर इंडिया को बेचा जा सकता है। यदि दूर संचार को रणनीतिक क्षेत्र माना जाएगा तो बीएसएनएल एमटीएनएल को बनाए रखना होगा और यही कारण है कि इन्हें पूर्व में बेल आउट पैकेज प्रदान किया गया था। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नई नीति आएगी उसके अंदर जो उड्डयन क्षेत्र है उसको गैर रणनीतिक कैटेगरी में रखा जाएगा और यदि उसको गैर रणनीतिक क्षेत्र में रखा गया तो हमारे पास
चांसेस होंगे कि एयर इंडिया बेचा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसएनएल एमटीएनएल जो टेलीकम्युनिकेशन है, दूर संचार है, उसको रणनीतिक क्षेत्र में रखा जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि बीएसएनएल एमटीएनएल को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और यही कारण है कि पूर्व में भी सरकार ने कई सारे बेल आउट पैकेजेस जो हैं वो इन कंपनीज को उपलब्ध करवाए हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ी सी जानकारी कि ये स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीतिक और गैर रणनीतिक सेक्टर्स हैं क्या। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को रणनीतिक स्ट्रैटेजिक तब माना जाएगा जब उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन इन्वॉल्व्ड है, साथ ही साथ वो उसी क्षेत्र की बाकी कई सारी इंडस्ट्रीज को एक तरीके का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया कराता है। ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग रणनीतिक इंडस्ट्री, रणनीतिक क्षेत्र में मानेंगे। देखिए, सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में किया है। पहला स्ट्रैटेजिक रणनीतिक, दूसरा नॉन स्ट्रैटेजिक गैर रणनीतिक। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बिहाफ पर हुआ है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो समय समय पर बदलती रहती है, तो जो इस समय जो प्रोविजंस लिए गए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने ये जो आपकी सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। अब यदि हम लोग बात करें कि भाई स्ट्रैटेजिक सेक्टर के जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे वो कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि आर्म एंड एम्यूनिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार इत्यादि, गोला बारूद, वो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आएंगे। डिफेंस के ही आपके एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स जो बनाए जाते हैं। एटॉमिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये स्ट्रैटेजिक में आएगा। रेलवेज अगेन बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन, देखिए जब हम लोग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फील्ड, चाहे वो मेडिकल साइंस की फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हो, उसको भी हम लोग स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में ही लेकर के आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को, ये सब हिस्से जो हैं वो रणनीतिक क्षेत्र के दायरे में आएंगे, मतलब स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स इनको माना जाएगा। अब ये जो नई डेफिनेशन है इसके तहत जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, मतलब गैर रणनीतिक क्षेत्र जो है, उनमें होटल और टूरिस्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एंड इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जो लोगों के लिए जो सामान बनते हैं, वो ट्रेडिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की यदि हम लोग बात करें तो ये सब किस में आएगा, नॉन स्ट्रैटेजिक गैर रणनीतिक सेक्टर में आएगा। अब ये आप समझिए कि देखिए, पहली बार सरकार ने मई 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज जब शुरू करने की बात कही थी, अनाउंसमेंट किया था, तो उसी में ही ये कहा सरकार ने कि भाई प्राइवेट सेक्टर को, अब आप एक तरीके से ये समझिए कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं अलाउ किया जाए अपना हिस्सा बढ़ाने में। और इसीलिए ये बात हुई कि उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब प्राइवेटाइज किया जाएगा, एक कंडीशन देख करके कि क्या बेनिफिट हो सकता है, कितना हित में होगा ये सरकार के, कितना हित में होगा ये देश के लोगों के। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो स्ट्रैटेजिक क्षेत्र, जितने भी स्ट्रैटेजिक क्षेत्र हैं, किसी भी एक क्षेत्र में मैक्सिमम जो आपकी पीएसयूज हो सकती हैं वो हो सकती हैं 4, मिनिमम जो आपकी पीएसयूज होंगी वो होंगी 1। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, मान लीजिए एनर्जी की बात करता हूं, अब एनर्जी में आपके पास मैक्सिमम जो है वो 4 पीएसयूज हो सकते हैं, 4 से ऊपर पीएसयूज जो है वो नहीं हो सकते, कम से कम एक पीएसयू होना चाहिए। इससे होगा क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो उनमें कटौती आएगी। बाकी जो कंपनियां होंगी उसी क्षेत्र की, उन सभी कंपनियों को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या तो उन्हीं बड़ी पीएसयूज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, या तो बेच दिया जाए। अब यहां पर देखिए कैटेगराइजेशन क्या है। पॉसिबली अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड, ये सभी की सभी जो है वो स्टेट ओन्ड, मतलब सरकार, इनको सरकार का मालिकाना हक है इनके ऊपर। तो ये तो एकदम तय है कि ये प्राइवेटाइजेशन से पूरी तरीके से दूर रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि भी पूरा का पूरा
सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगी। अभी जो हाल में प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लोग देख सकते हैं कई सारी बड़ी कंपनियां जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सबको प्राइवेटाइज करने की बात जो है वो अब उठ रही है। सरकार ने अपने 2020-21 के बजट में भी ये चीज कही थी कि सरकार जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC है उसमें जो अपना हिस्सा है उसको बेचने के लिए इच्छुक है। साथ ही साथ सरकार जो है वो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी प्राइवेट को, रिटेल पार्टनर्स को, इन्वेस्टर्स को बेचने की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परिदृश्य क्या है यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति क्या वास्तव में लागू की जाएगी और यदि लागू की जाएगी तो इसका स्वरूप कैसा होगा। यह बात हमारे लिए जरूरी है। क्या ऐसा कुछ आएगा और अगर आता है ऐसी कोई नीति तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। यहां पे हमें यह समझने वाली बात है कि देखिए पहले भी ऐसी कई बार बात हुई है कि भाई जो आपके स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, उनके बेचने के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एयर इंडिया का। 2018 में सरकार ने अपना 76% स्टेक एयर इंडिया में बेचने की बात करी थी, लेकिन उस समय वो पूरा नहीं हो पाया। बैंक क्षेत्र में मामले, नई नीति के अंतर्गत 4 PSU बैंकों के अतिरिक्त अन्य सभी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। देखिए अब यहां समझने वाली बात है। अब अगर हम लोग बैंकिंग को भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में रखते हैं तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कहा जा रहा है कि एक क्षेत्र की मैक्सिमम 4 कंपनियां हो सकती हैं। अब यदि 4 ही कंपनियां होंगी तो जो इतने सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके साथ किस तरीके से हम लोग पेश आएंगे। क्या उन सभी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा या उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। सरकार के पास 13 ऊर्जा कंपनियां हैं और चूंकि इस क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र माना जाना संभावित है, क्या नई नीति में BPCL जैसे 9 PSUs की बिक्री की जाएगी। यहां पे भी सेम एनर्जी सेक्टर की भी बात हो रही है। 9 कंपनियां हैं हमारे पास और ये पूरे तरीके से रणनीतिक क्षेत्र है ये। तो यहां पे हमें देखने वाली बात होगी कि भाई यदि 4 कंपनियां ही रह सकती हैं तो बाकी जो PSUs हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। आगे का रास्ता वास्तव में यह मायने रखता है कि सरकार कितनी शीघ्रता से निर्णय पर पहुंचती है। IDBI को किसी निजी खरीदार के बजाय LIC को बेचना निश्चित रूप से एक नकारात्मक कदम होगा और सरकार ने 2 वर्ष पहले एयर इंडिया को बेचने का एक सुनहरा अवसर तब खो दिया था जब उसने एयरलाइन के कुल संचित ऋण को धारण करने से इनकार कर दिया था। अब यहां देखिए सरकार को सिर्फ इस चीज पे काम करना है कि डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट होती है, आप कितनी जल्दी निर्णय ले पाते हैं। देखिए IDBI जिसमें भारत सरकार का स्टेक है, वहां पे ये बात हो रही है कि भाई 51% IDBI बैंक का LIC परचेज करना चाहता है। यहां पे ये बात, और ऐसा ही एक और कदम मैंने आपको बताया सन 2018 में एयर इंडिया के साथ हुआ था। देखिए सन 2018 में यदि हम लोग बात करें तो एयर इंडिया के जो टोटल लॉसेस थे वो लगभग 88,781 करोड़ थे। अब यहां पे सरकार जो थी वो बेचना चाहती थी इसको, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि जो खरीदेगा एयर इंडिया को उसी को ये पूरा का पूरा जो है भुगतान करना पड़ेगा। इस वजह से एयर इंडिया को बेचा नहीं जा सका। यदि एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया की अपने पास खुद की 146 एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी है, जिसमें से 82 जो है उनके 82 एयरक्राफ्ट्स के ऊपर एयर इंडिया का मालिकाना हक है। 30,000 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन फिर वही बात कि भाई ये भी बहुत नुकसान में चल रही है। और पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 19 में अगर हम लोग बात करें तो 8,556 करोड़ के नुकसान जो है वो एयर इंडिया ने देखे थे। तो यहां पे तो ये बात हो गई एयर इंडिया की। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि अब जब PSUs के बाजार मूल्य में तेजी से गिरावट आ रही है, PSUs में शेयरों का विनिवेश या उन्हें बेच देना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी PSUs हैं शेयर मार्केट में जो इनके जो स्टॉक्स हैं उनके मूल्यों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब सरकार के पास जो सबसे अच्छा कदम है वो यही होगा कि सरकार जो है वो इन PSUs को विनिवेश कर दे या तो प्राइवेटाइज कर दे। यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए थे उस समय सभी PSUs का जो बाजार पूंजीकरण था वह लगभग 19.4 लाख करोड़ रुपए था। 19.4 लाख करोड़ रुपए, और ये पूरे के पूरे मार्केट का लगभग 22.5% हिस्सा था। आज की डेट में यदि हम लोग बात करें तो ये जो पूंजीकरण है सरकार जो इस समय PSUs का, वह घट करके मात्र 14.7 लाख करोड़ ही रह गया है। और साथ ही साथ अब जो
पीएसयूज की हिस्सेदारी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वह भी घट करके मात्र 9.2% की रह गई है। यदि इस तरीके की गिरावट नहीं आई होती तो आज के समय में इन सभी पीएसयूज की, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू होती वो लगभग 21.1 लाख करोड़ होती। अब यहां पे हमें देखना है कि ये जो गिरावट आ रही है ये कोई ऐसा नहीं है कि लगातार ये गिरता चला आ रहा है, नहीं, बीच में कई मौके ऐसे भी आए जब हम लोगों ने एक भारी उछाल भी देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग एसबीआई की बात करें तो मोदी जब सत्ता में आए थे तब एसबीआई की मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन आज की रेट में यदि वर्तमान मूल्य की बात करें तो वो लगभग घट करके 1.82 लाख करोड़ रह गया है। हालांकि मई 2019 में यही एसबीआई का जो मार्केट में जो पूरा का पूरा पूंजीकरण था वह लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का था। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि भाई जो पीएसयूज हैं उनके मूल्य जो है वो घटते बढ़ते रहते ही हैं। साथ यहां पे ओएनजीसी का भी केस है हमारे सामने। 2014 में 3.49 लाख करोड़, लेकिन 2020 में यही वैल्यू जो है वो घट करके 87,118 करोड़ पर आ चुकी है। अब यहां हमें ये चीज देखना है कि भाई यदि ये जो मार्केट में जो रिडक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो शेयर हैं, इनका जो मार्केट में जो होल्ड है वो घटता क्यों जा रहा है, इनकी पूंजी कम क्यों होती जा रही है, तो उसमें कई सारे कारण हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण यदि मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अपने बाकी के खर्चों को, बाकी के कर्जों को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा कैश इन पीएसयूज के पास था वो अपने काम में इस्तेमाल कर दिया है। इनके पास पैसों की कमी आ गई। दूसरा, देखिए बहुत बड़ी चीज यहां पे इसको समझने वाली बात है कि प्रोडक्टिविटी के लिए किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। यहां पे हमको यह समझना है कि भाई अगर आपको अपने उपक्रम को सक्सेसफुल बनाना है तो एक तरीके का प्रेशर होना चाहिए एम्प्लॉयज के ऊपर ताकि वो प्रोडक्टिवली काम कर सकें। तीसरा, यहां पे बहुत सारे लोग जहां पे उनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो आधे से ज्यादा, अधिकांश की यदि मैं बात करूं तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब जितना काम लिया जा सकता है उन एम्प्लॉयज से उतना काम लिया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है मैक्सिमम पीएसयूज में। और साथ ही साथ जो अंतिम कारण यहां पे है वो ये कि भाई इन सभी पीएसयूज में जो यूनियंस बनी हुई हैं कहीं ना कहीं वो एक तरीके का रोड ब्लॉक की तरह काम कर रही हैं इन कंपनीज के विकास में। तो हमें यहां पे ये देखने की जरूरत है कि भाई भले ही कोविड महामारी के कारण थोड़ी सी जो है वो देरी हुई है, लेकिन सरकार को इस समय एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जिससे जल्द से जल्द विनिवेश या फिर प्राइवेटाइजेशन को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो था आपका आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न। क्या लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भी निजीकरण किया जाना सही होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। भारतीय रेल भारत की विकास गाथा की जीवन रेखा रही है, इसके निजीकरण की समस्याओं, लाभों और हानि का विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, ये है आज का एडिटोरियल एनालिसिस और उससे संबंधित कुछ प्रश्न। आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल बहुत पसंद आए। धन्यवाद।